आज के इस लेक्चर में हम लोग एन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एन फैक्टर का हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या यूज है। एन फैक्टर हम लोग इक्विवेलेंट वेट के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास होता है। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यही एन फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एन फैक्टर। इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताए हैं, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसिड के बारे में, एसिड का एन फैक्टर निकालने के लिए पढ़ेंगे, बेस का एन फैक्टर निकालने के लिए निकालेंगे, और सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकालेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि एसिड का एन फैक्टर निकालें। फॉर एसिड्स के लिए, एसिड्स के लिए एन फैक्टर इसी को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी भी बोलते हैं। एसिड के लिए बेसिसिटी होता है। तो एन फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निशेस इन ए सॉल्यूशन पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन में, जो एसिड के सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेगा, किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में। कहने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो है जितना H प्लस वो डोनेट करेगा, जितना H प्लस निकालेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक H प्लस को निकालता, अगर ये H प्लस एक निकालेगा तो बचेगा कितना, ये HSO4 माइनस। इसका मतलब कितना है, इसने एक H प्लस को निकाला है। किसने निकाला, एक H प्लस को फर्निश किया है, ये H2SO4। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना निकाले, 1, ये आ जाएगा 1। तो ये इसका निकालना है, एक्चुअली किसका निकालना है, इसका, ये एसिड का निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इसका मास कितना होता है, 98/1 बराबर 98। इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर यही दोनों का दोनों H प्लस को निकाल दें, जैसे कैसे निकलेगा, ये 2H प्लस आयन, अब प्लस क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस ये, तब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा 2 यहाँ पे। और इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोलर वेट अपॉन 2, क्योंकि एन फैक्टर कितना है, 2 है इसका, ठीक ना। तो क्या आएगा, 98/2 बराबर 49, ये आ जाएगा। उसी तरीका से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ दिया हुआ है। इसका अगर यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, मेनली क्या मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 2 होता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मली क्या होता है, 2 एन फैक्टर होता है, क्योंकि ये दोनों का दोनों H प्लस को निकालता है, क्योंकि किंग ऑफ एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अगर एक H प्लस को निकालते हैं, यहाँ से एक भी निकाल सकते हैं, तो क्या निकलेगा, ये क्या बचेगा, H2PO4 माइनस। और यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 होगा इस केस में। अगर यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मोलर वेट अपॉन 1, इसका मोलर वेट लेना है। उसी तरह अगर ये H3PO4 में से 2 H प्लस को निकालते हैं, तो 2 H प्लस निकालेंगे, कितना बचेगा, ये एक बचेगा, यहाँ से 3 था, 2 निकल चुका, एक बचा है HPO4 2 माइनस, 2 निकला तो 2 माइनस। और इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा इसका, मोलर वेट अपॉन 2। अगर यहाँ से तीनों का तीनों H प्लस निकाल दें मैक्सिमम कैपेसिटी का, तो क्या निकलेगा, 3H प्लस और PO4 3 माइनस निकलेगा यहाँ से। इसका एन फैक्टर तो था कितना, 2, और इसका एन फैक्टर 2। हम लोग इसको ध्यान रखना है मैक्सिमम का, ठीक है, जिस तरह से उस तरह से। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा आपका मोलर वेट अपॉन 3। चलिए यहाँ पे देखते हैं H3PO3 में अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से एक H निकलेगा, क्या बचेगा, ये H2PO3 माइनस। और इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा आपका, मोलर वेट अपॉन 1, ये आ जाएगा। यहाँ देखो एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे 1। अगर 2 H प्लस को निकालते हैं, 2 H प्लस, तो क्या बचेगा, ये HPO3 2 माइनस आएगा, 2 आएगा माइनस। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, मोलर वेट अपॉन 2। उसी तरीका से H3PO2 में अगर एक H प्लस, इसमें से कितना, 2 ही H प्लस निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा, मैक्सिमम 2 ही निकलेगा, ठीक। क्यों निकलेगा, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। जैसे H3PO2 है, इसमें से एक ही H प्लस आयन निकलेगा, एक निकलेगा, क्या बचेगा, HPO2 तो माइनस। इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा मोलर वेट अपॉन 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना, 1, और इसका एन फैक्टर 2 आता है, ठीक है। ये सब याद रखना। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं कि एन फैक्टर इसका 1 ही क्यों होता है। क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन है तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक ना, एन फैक्टर 1 ही होता है।
जैसे यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं कि सर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन निकालेगा तो n फैक्टर 3 होना चाहिए था, लेकिन होता है 2 ही। कोई दिक्कत? n फैक्टर मैक्सिमम कितना होता है? 2 ही। क्योंकि आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे आप तीनों H प्लस निकाल दिए हैं, 3 मैक्सिमम हो गया यहाँ पे तो मैक्सिमम 3 आया है ना n फैक्टर, तो वहाँ पे क्यों आया? ठीक है, इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इसका H3PO4 का, H3PO4 का स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद क्या है H3PO3 का इसका निकाल लेते और एक इसका, तीन अलग टाइप का है ना, एक ये टाइप का हो गया, एक ये और ये टाइप और ये टाइप, ठीक ना। एक आएगा H3PO2। स्ट्रक्चर निकालते और H प्लस का मतलब समझते हैं क्या है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका बताते हैं, अच्छा तरीका है क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को फास्फोरस लिखना, क्या लिखना है? फास्फोरस लिख देना, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिख देना। और क्या है कि इसमें जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना देना, डबल बॉन्ड बना देते हैं। याद रहेगा? याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बना। अब कितना बचा है? यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन बच गया है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। क्या करना है? जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना हम लोग हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है, सब में करना है। क्योंकि एक एक ऑक्सीजन सब में क्या किया हम लोग? डबल बॉन्ड के साथ लगा दिए। और फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है, 2 बना दिया है। तो OH के साथ लगाएं, देखो यहाँ से कितना, अब तो एक ऑक्सीजन चले गया, बचा है कितना? 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब बोले उसके साथ किसको लगाना? हाइड्रोजन को भी लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ से 5 बॉन्ड ही बनाना, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड फास्फोरस का हो चुका है, ठीक ना। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना रखा और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हमको क्या करना है कि फास्फोरस एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो बच गया ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा और जितना ऑक्सीजन उतना हाइड्रोजन भी उसमें रखा है रहेगा। तो देखो यहाँ से निकाल दिए, ऐसे लगा दिया यहाँ से, ये इसका स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जो H प्लस निकालना है, H प्लस कहाँ से निकलता है? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कनेक्ट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3.5, इसका होता है 2.1 के आसपास। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? इसके जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो इधर से टूट जाएगा, टूट के चल जाएगा H प्लस के आयन में। ये कैसे टूटेगा? ये H प्लस में चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। उस तरीके से इसमें भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो कितना H प्लस निकलेगा यहाँ से? तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 H प्लस यहाँ से निकल सकता है आराम से, ठीक है ना। उसी तरीका से चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए फास्फोरस में एक ऑक्सीजन चले गया, कितना ऑक्सीजन बचा है? 2। तो 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम OH लगा देते हैं, ठीक ना। 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। चलिए इधर लगा दें, स्पेस कम है थोड़ा, चलिए यहीं पे लगा देते हैं, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ। लेकिन 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन था ना, 1 2 3 हो चुका है और हाइड्रोजन देखिए लगा दिए पहले। तो पहला काम क्या था कि फास्फोरस से डबल बॉन्ड के साथ क्या करना है? ऑक्सीजन को लगाना है। उसके बाद जो ऑक्सीजन बचा हुआ है और हाइड्रोजन को कंबाइन करके OH बनाना है। देखो OH बना दिए, कितना पॉसिबल था? 2। अब बच गया 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन किसके साथ आएगा? ये आएगा फास्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है, आ जाएगा। अब देखिए H प्लस निकलता कहाँ से है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। ये H प्लस यहीं से निकलेगा, यहीं से, यहाँ से निकलेगा क्या? यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसके कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ से H प्लस नहीं निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। ये इसको ऐसे लिख दीजिए अच्छा से, थोड़ा अच्छा लगेगा। फास्फोरस का क्या है? हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो यहाँ से कितना H प्लस निकला? 2। n फैक्टर यहाँ पे 2, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखना, ठीक ना। उसी तरीका से चलिए इसमें देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड साथ लगा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाना था ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड ही बन गया, यहाँ 5 बॉन्ड बनाना है, ठीक ना। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड साथ कनेक्ट हो चुका है। बचा कितना ऑक्सीजन? यहाँ पे 1 बचा हुआ। एक ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन देना है, तो क्या करेंगे? एक OH लगा देंगे। अब बच गया 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कहाँ कनेक्ट होगा? डायरेक्ट फास्फोरस से कनेक्ट होगा। एक फास्फोरस इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से। देखिए 5 बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होता है? कहाँ से निकलता है? एसिड है तो फर्नेस कहाँ से करेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट होगा यहाँ से जाएगा। कितना H प्लस होगा? 1 H प्लस होगा। n फैक्टर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, बार बार पूछते रहता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है? फास्फोरस से डबल बॉन्ड लगा देना, सब में लगा देना। अब क्या करना है कि जो जितना ऑक्सीजन है उतना H प्लस उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कनेक्ट इस पेयर में लगाना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को OH लगाना है। कितना OH पॉसिबल है? 3।
तीन ऑक्सीजन बचा हुआ था, 3 हाइड्रोजन पॉसिबल था, हो गया। एक ऑक्सीजन लगा दिया डबल बॉन्ड के साथ, बचा कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो 2 H भी लेगा, 2 ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे H के साथ कनेक्ट हो गया, H के साथ बचा कितना हाइड्रोजन, एक बच गया जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा दिए, बचा कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करना है, देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दिए, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया कनेक्ट OH, बचा कितना हाइड्रोजन, 2 बच गया, 2 कहाँ से कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन तो अब तो है ही नहीं, 2 ही ऑक्सीजन था, तो डायरेक्ट किससे हो जाएगा, फॉस्फोरस से। तो H+ निकलता कहाँ से, जहाँ से OH से लगा होता है, जब OH से कनेक्ट होता है वहां से H+ निकलता है। एक यहाँ एक ही हाइड्रोजन OH से लगा हुआ है ना ऑक्सीजन से, जब ऑक्सीजन से कनेक्ट एक ही हाइड्रोजन एक H+ निकलेगा, n फैक्टर 1। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यहाँ से दोनों निकल जाएगा, n फैक्टर 2। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ पे n फैक्टर 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नोट कीजिए। चलिए जिसमें हम लोग बोरिक एसिड का निकालते हैं, जैसे बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 बोरिक एसिड, इसका n फैक्टर 1 होता है। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बोरिक एसिड को कोई बेस में डालते हैं, एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं या वाटर के साथ मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, BOH4 -1 और ये एक H+ आयन देता है। कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं स्ट्रक्चर से। मान लो अगर बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, BOH, 3 OH लगेगा, OH ऐसा बनेगा ये। और देखिए बोरॉन का जो है वैलेंसी चेक करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 4 और 2 6, मतलब क्या है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, क्या ऑर्बिटल इसका खाली है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब क्या करेगा, जब वाटर जैसे मान लो यहाँ पे है H2O को अगर तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, OH- में, और यहाँ से H+ में टूटेगा। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो बच क्या जाएगा, ये H+ बच जाएगा, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया करेगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये बन जाएगा BOH, यहाँ से इधर भी हो जाएगा BOH और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ से, और बचा क्या यहाँ से H+ आया, ठीक ना। और इसी को इस तरीका से लिखा गया, कोई दिक्कत यहाँ से, ये क्या किया गया, इसी को इस तरीका से लिखा गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक H+ यहाँ से निकाला, ठीक ना। चाहे यहाँ NaOH लिखो चाहे वाटर लिखो, इस तरीका से। और क्या बोल दिया कि बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक का मतलब क्या, किसका बेसिसिटी 1 होता है, मतलब n फैक्टर 1 होता है, नॉन पोलिक लेविस एसिड होता है, ठीक ना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फ्लोइंग एसिड, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे कितना H+ आयन देगा, वैसे तो हम लोग देखेंगे एक हाइड्रोजन है, चलो एक हाइड्रोजन n फैक्टर 1 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन, एक OH बना देते हैं यहाँ से, ऐसा 3 बॉन्ड बना लिया, और एक इसके पास लोन पेयर बचा हुआ, एक ऑक्सीजन भी है कि नहीं। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लोन पेयर दे देगा ऐसे करके, ठीक ना, इस तरीका से बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बनाने के लिए, ऐसे ही बना सकता है, ये N डबल बॉन्ड O ऐसा बना सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O, यहाँ से H, और यहाँ से ऑक्सीजन बनाएगा, इसमें -4 इसमें +4, क्योंकि नाइट्रोजन जो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसमें प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन जो 1 बॉन्ड बनाता है तो उसमें -चार्ज होता है। या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या तो इस तरीका से बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ से कितना H+ निकलेगा, एक निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन से कितना H जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ, n फैक्टर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब n फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, बराबर क्या होगा, मोलर वेट अपॉन 1 n फैक्टर। चलिए इसका निकालते हैं, इसको भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम है, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड बना देते हैं, 2 2 4 2 6, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीका का 7 बॉन्ड हो गया, 2 2 4 2 6 एक 7 बॉन्ड क्लोरीन बना दिया है। और यहाँ से H+ निकलेगा ना, यहाँ से तो H+1 होगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा इसका, मोलर वेट अपॉन 1, इसका मोलर मास लिखो और n फैक्टर 1 हो जाएगा, इस तरीका से। चलिए इसका निकालते हैं, इसको भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। तो पहले 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितना चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 7 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन देखिए बना देते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर, ऐसा बनेगा ये इस तरीका से। 2 2 4 बॉन्ड बन चुका है, एक बॉन्ड इधर ही बनाएगा ये, एक बॉन्ड इधर बना देते हैं, OH, 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन इधर एक हाइड्रोजन इधर,
दो हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनुसार। अब क्या बच गया है कि जो तीन ऑक्सीजन इधर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ, एक ऑक्सीजन बीच में लगा देते हैं, ऑक्सीजन डबल दो बॉन्ड बनाता है इस तरह का स्ट्रक्चर। तो कितना H यहाँ से निकलेगा बताओ, यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मोलर वेट बाय 2, इसका मोलर मास और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 इन द फ्लोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ये एसिड है और बेस है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये Na सोडियम HSO4, इसका मतलब एक सोडियम इसे यूज किया है, क्या किया, एक सोडियम को लिया है, यहाँ से एक सोडियम लिया है, इसका मतलब एक OH को यहाँ से फर्निश किया होगा, एक OH को फर्निश किया होगा ना, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, एक सोडियम आया है, तो n फैक्टर कितना होगा इसका, 1 होगा, n फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 1, n फैक्टर 1 आया तो इसका मोलर मास और बाय 1 इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या है, इसका मोलर मास कितना होता है 98 अपर 1, इस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीका से देखिए H3PO4 में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बेस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2 Na2 है, सोडियम 2 को है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन गया है यहाँ से, मतलब क्या है कि इसने 2 OH को यूज किया होगा कहीं पे, ठीक ना, तब ना 2 सोडियम लिया है यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो मोलर वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा कितना, मोलर वेट बाय 2, इस तरीका से निकाल सकते हैं आप। यहाँ से देखिए 2 वाटर बना है ना, वाटर बनाया है, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला था और यहाँ का 2 OH मिल के क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक ना, H प्लस और OH मिल के क्या बन जाएगा, ये वाटर बनाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से 2 OH लिया गया होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, दोनों मिलकर वाटर बना दिया, और यहाँ पे सोडियम कहाँ पा गया, यहाँ पा गया 2, इसका मतलब इसने 2 H प्लस को निकाला है, ठीक ना, इसका मतलब इसका n फैक्टर 2। चलिए SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। चलिए इसका रिएक्शन करवा के देखते हैं, अगर एसिडिक नेचर का तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन रहा है Na2SO3, 2 सोडियम आया है, इसका 2 OH को निकाला है, यहाँ से 2 OH निकाला है, ठीक है, तो 2 OH यूज हुआ है यहाँ पे, तो n फैक्टर कितना, n फैक्टर 2, तो मोल अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलर मास बाय 2, सिर्फ हमको n फैक्टर देखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 सोडियम आया है, ये SO3 से क्या बन गया है, SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया है, यहाँ से 2 OH यूज हुआ होगा, 2 H यूज हुआ, मतलब n फैक्टर 2 इसका भी। उसी तरह यहाँ पे देखो Na2 आया है, तो यहाँ भी 2 H निकला होगा, तब ना ये Na प्लस को निकाला होगा, 2 Na को निकाला होगा सोडियम को, इसका मतलब यहाँ भी n फैक्टर कितना, n फैक्टर 2 आ जाएगा, यहाँ भी n फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड क्या क्या दिया हुआ है, अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, H प्लस निकल जाता है, कितना H प्लस निकला है, एक H प्लस निकला है, मतलब n फैक्टर इसका 1। इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे तो भी बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं स्ट्रक्चर। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर वाटर में डालेंगे तो ये कहाँ से एक H प्लस निकलेगा, जब एक H प्लस निकलेगा तो n फैक्टर 1 होगा इसका। यहाँ देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करते 2 H प्लस आयन दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 H प्लस आयन दिया, मतलब n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Ac2 और O4 2 माइनस ऑक्जेलेट आयन हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, n फैक्टर 2 आ जाएगा, इसका ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप n फैक्टर को निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। सेकंड केस देखते हैं, बेस के लिए n फैक्टर निकालते हैं। और बेस के लिए क्या होता है n फैक्टर, n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निशेस इन सॉल्यूशन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल अगर बेस जितना OH माइनस आयन को फर्निश करता है या डोनेट करता है या निकालता है, वही उसका n फैक्टर कहलाता है, ठीक ना। बोला कोई भी सॉल्यूशन में जो एक मॉलिक्यूल्स क्या है, पर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस आयन को फर्निश करेगा वही उसका n फैक्टर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लिखा NaOH, अगर इसको वाटर में डालेंगे या वाटर में डालते हैं फर्निश करते सॉल्यूशन में डालते, देखिए कैसे टूटेगा, ये
Na प्लस और OH माइनस। तो कितना OH माइनस टूटा है, एक टूटा है ना, एक OH माइनस है, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आएगा, मोलर वेट अपॉन 1। मोलर वेट किसका, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसी तरह क्या है कि BaOH, यहाँ पे 2 OH है, अगर एक OH निकालते थे कैसे बनेगा ये BaOH, उस पे पावर क्या आएगा, प्लस का 1 ये आएगा ना, और एक H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, n फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। तो मोलर वेट वैसे निकाल देंगे, इसका n फैक्टर यहाँ पाया 1। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों का दोनों निकाल दें, जिससे हो जाएगा ये Ba+2 और आ जाएगा OH माइनस 2OH माइनस 2OH निकाल देंगे, n फैक्टर कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे n फैक्टर इसका 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना, यहाँ पे 3 OH है, तो अगर एक निकालेंगे n फैक्टर 1 तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे AlOH का होल ट्वाइस, तो एक H प्लस, इसमें प्लस चार्ज 1 आएगा ना, और एक OH माइनस आया, ठीक ना। तो कितना OH निकला यहाँ से निकला आपका एक OH निकला है, तो n फैक्टर इसका हो जाएगा 1। उसी तरह से इसमें से अगर 2 OH को निकाले तो लिखेंगे कैसे, AlOH बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 प्लस और एक OH माइनस निकल जाएगा, एक निकलेगा 2 निकलेगा ना, तो क्या लिखेंगे 2OH माइनस, यहाँ से n फैक्टर इसका आ जाएगा 2, क्योंकि 2 OH माइनस है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, तीनों का तीनों निकाल दे तो कैसे बनेगा, एल्युमिनियम प्लस 3 आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 OH माइनस आ जाएगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब पूछ रहा फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे निकालना है, ठीक ना। अगर ये दोनों का दोनों H प्लस निकालता है तो क्या निकल जाएगा, ये Mg+2 और यहाँ पे OH माइनस 2OH माइनस n फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मोलर वेट बटे 2। अगर ये एक ही निकालता है, अगर यहाँ से मान लो ये जो है MgOH है, इसका होल ट्वाइस है, और यहाँ से अगर एक ही H प्लस निकालता है तो OH माइनस क्या हो जाएगा MgOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ ये रिएक्शन देखते हैं कि अगर MgOH का होल ट्वाइस इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया है, तो ये बना क्या है MgOHCl। इसका मतलब यहाँ से कितना OH गया है, एक तो है ही, एक गया है, एक OH की जगह क्लोरीन आ गया है, ठीक ना OH, इसका मतलब कितना यहाँ पे होगा n फैक्टर, इसका n फैक्टर आ जाएगा 1। इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा इसका मोलर वेट अपॉन 1, ठीक ना। 2 OH था, एक OH को फर्निश कर दिया, एक बचा हुआ है, तो n फैक्टर 1, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, देख लेते हैं फॉर सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए देखते हैं, सॉल्ट के लिए क्या होता है n फैक्टर, तो बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, क्या होना चाहिए, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज नहीं लेना है, उसका साइन नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, या तो पॉजिटिव का या तो नेगेटिव का। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लो NaCl है, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। इसमें कितना मैग्नीट्यूड है इसका, पॉजिटिव का 1 है, कितना है पॉजिटिव का 1 मैग्नीट्यूड है, या तो नेगेटिव का -1 या तो +1 है, यही ना है। तो हमको मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ साइन नहीं लेना है, इसका n फैक्टर कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इस तरीका से। जैसे मान लो MgCl2 है, तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो Mg+2 और Cl माइनस आएगा 2Cl। देखो यहाँ से अगर इस आयन को देखें तो कितना चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है, तो n फैक्टर यहाँ पे 2, और सर यहाँ से निकाल के देखा, देखो यहाँ से एक पे कितना चार्ज है, एक पे -1 है, 2 पे कितना चार्ज, पूरे पे -2 चार्ज, तो n फैक्टर क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, और कहीं से लेंगे तो 2 ही आएगा n फैक्टर, कोई दिक्कत, कहीं से निकालने के इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मोड लगा हुआ है, मोड लगा के मतलब, मोड लगने का मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड लेना, पॉजिटिव में लेना हमेशा, ठीक ना। AlCl3 है, इसको ब्रेक करेंगे कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Al+3 और 3Cl माइनस। देखो यहाँ से इसमें कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, n फैक्टर 3। इसको भी देखेंगे तो देखो एक क्लोरीन को -1 था, 3 क्लोरीन, इसका आ जाएगा -3, यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसका n फैक्टर 3 आ जाएगा, इस तरीके से। मान लो इसको निकालते हैं, इस पे क्या है, देखो प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, Ca+2 और CO3 2 माइनस, n फैक्टर 2,
दो आएगा। देखो मैग्नीट्यूड क्या है नंबर चार्ज, या तो पॉजिटिव का या तो निगेटिव, दोनों ही लेना है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या आएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो एक देखो एक सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम है ना, प्लस का 2 आएगा n फैक्टर 2। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 और यहाँ पे क्या आएगा SO4 2 माइनस होता है। देखो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो n फैक्टर यहाँ पे देखो +6 और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 6। कोई भी चार्ज ले लेना है, मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 6 इसका n फैक्टर। तो इसको तोड़ के देखते हैं क्या आ जाएगा 2Al + 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 3SO4 2 माइनस। इस तरह से हम निकालते हैं। देखो यहाँ से कितना आएगा 3 को चार्ज एक एल्युमिनियम पे 2 एल्युमिनियम पे हो जाएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा n फैक्टर। एक सल्फर पे कितना चार्ज है -2 का, 3 सल्फर सॉरी एक सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस है ना, एक सल्फेट आयन पे -2 चार्ज है, 3 को होगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से n फैक्टर 6 आ जाएगा, ठीक ना। जैसा निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट, मतलब इस सॉल्ट का जो है ना इक्विवेलेंट वेट निकालना। कैसे निकालेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा K+1 और Cl-, इस तरह से कितना चार्ज है +1 है n फैक्टर आ जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मोलर वेट अपॉन 1, मोलर वेट किसका KCl का, ठीक ना। तो इसका निकालते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का कैसे होगा Ca+2 और 2Cl- आ जाएगा वही चीज है। देखो कितना चार्ज है 2, तो n फैक्टर 2 लिखेंगे इसका। उसी तरह इसका तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 3Ba और इस बेरियम क्या होगा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है उसमें +2 चार्ज होगा, +2 और प्लस क्या आ जाएगा 2PO4 3 माइनस। देखो कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल 6 आ रहा है, 6 प्लस का 6 आ रहा है ना यहाँ से, ठीक ना। यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है माइनस का 6। हमको मैग्नीट्यूड लेना है, n फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, तो प्लस का या तो नेगेटिव वाला या तो पॉजिटिव वाला, कोई में से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। साइन अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसी तरीका से अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2Al + 3 और प्लस क्या आ जाएगा 3SO4 2 में से, यही वाला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखिए n फैक्टर 6 आ गया प्लस का 6, तो n फैक्टर्स का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना इसका मोलर मास बाय 6। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक ना, या इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट n फैक्टर केस नंबर 4 में देखते हैं कि अगर एटम के केस में अगर है तो अगर एटम के लिए लिखेंगे 4 एटम के लिए n फैक्टर 4 एटम, अगर एटम प्रेजेंट होगा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा कोई या एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे n फैक्टर। n फैक्टर मतलब क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं वैलेंसी जो उस पर चार्ज होगा, ठीक ना। वैलेंसी कितना होगा, जैसे ग्रुप नंबर 1 होता है उसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। जितना ग्रुप नंबर होता है वही उसका वैलेंसी होता है, मतलब कहने का जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, ठीक ना। जैसे ग्रुप नंबर 1 क्या लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, इस सारा जितना ग्रुप नंबर 1 है इसका n फैक्टर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक ना। जैसे ग्रुप नंबर 2 में आता कौन सा बेरिलियम हो गया मैग्नीशियम हो गया कैल्शियम हो गया स्ट्रोंशियम बेरियम आ गया, ये सब ग्रुप नंबर 2 का है एलिमेंट, इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ठीक ना। उसी तरीका से अगर ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट रहेगा कोई एटम रहेगा तो उसका n फैक्टर 3 आएगा। ग्रुप नंबर 14 वाला एलिमेंट होगा तो उसका n फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा, या वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे इसको, ठीक ना। ग्रुप नंबर 15 के लिए 3, ग्रुप नंबर 16 के लिए 2 और ग्रुप नंबर 17 के लिए 1 आएगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखिए अगर एल्युमिनियम का निकालना है, क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो क्या होता है मोलर वेट किसका एल्युमिनियम का अपॉन n फैक्टर। मोलर वेट एल्युमिनियम कितना होता है 27 और n फैक्टर एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है ये, अगर 13 का एलिमेंट है तो n फैक्टर कितना आएगा 3 और इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 9। उसी तरह अगर कैल्शियम का निकालना है तो मोलर वेट किसका कैल्शियम का और n फैक्टर, तो कैल्शियम का मोलर वेट कितना होता है 40 और n फैक्टर कौन सा ग्रुप है कैल्शियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, n फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा तो क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। अब क्या निकालना है कि n फैक्टर फॉर कैटायन एंड एनायन, कैटायन या एनायन का। तो कैटायन क्या होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो जो कैटायन एनायन जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना वही उसका n फैक्टर होगा, क्या होगा जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका n फैक्टर होगा। जैसे कि आयरन है, आयरन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है प्लस का 2, इसका n फैक्टर कितना 2, इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है प्लस का 3, इसका n फैक्टर कितना होगा 3, इस पे देखिए कितना चार्ज प्रेजेंट है -2, तो हमको मैग्नीट्यूड शिफ्ट लेना है, n फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है
माइनस का 2, एन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका भी 2 आएगा। इस पे देखिए सोडियम प्लस 1, एन फैक्टर 1 आ जाएगा। NH4 पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये रेडिकल टर्म है, ये सब रेडिकल में ये सब ये क्या है, आयन है ना, इस पे प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज आयन पे कितना है +1 चार्ज है, एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप एन फैक्टर सबका निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के एन फैक्टर को निकालेंगे। चलिए, थैंक यू।